हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टायर टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सेकंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास देखेंगे और इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके 7 पार्ट तक कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें आपके टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे पार्ट नंबर 8। तो दोस्तों, यहाँ पर पढ़ने से पहले हम आपको ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका राजन सीरीज इंग्लिश का, जिसके शॉर्ट आंसर टोटल 60 आंसर टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं, यानी कि जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं, वो सारे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी, साथ ही आप यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में भी आपको सारे लिंक अवेलेबल हैं। तो आपको जहाँ भी देखना है, जहाँ भी से आपको सूटेबल लगे, आप वहाँ से अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन। यहाँ देखिए, हंटर कमीशन की विशेषता क्या थी। उत्तर में देखते हैं, हंटर कमीशन ने शिक्षा का दायित्व भारतीयों को देने का सुझाव दिया था। उनके इस सुझाव से देश में राष्ट्रीय चेतना पैदा हुई थी। दोस्तों, इनकी विशेषताओं में यहाँ बहुत छोटा सा दिया, चूंकि थोड़ा सा लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हंटर कमीशन के बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं कि हंटर कमीशन में उच्च तथा निम्न सभी प्रकार के देसी विद्यालयों को सरकार प्रोत्साहन दे, ये उसकी विशेषता थी। और साथ ही अगर हम देखें तो देसी पाठशालाओं में प्रवेश पाने हेतु किसी भी प्रकार का प्रतिबंध ना लगा जाए, ये सारे उसके सुझाव थे। और अगर हम देखें इसके अलावा तो सरकार द्वारा उसके पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना किया जाए। एक तरह से जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाए, सरकार उसमें कोई भी हस्तक्षेप ना करे, तो ये भी एक विशेषता थी। और पाठ्यक्रम में उपयोगी विषयों को शामिल करने हेतु सरकार विशेष सहायता दे। जो भी उपयोगी विषय हैं वो पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएं, जिसके लिए सरकार सहायता दे। ये सारी विशेषताएं थी। और इसके अलावा अगर हम देखें तो देसी विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण का उचित प्रबंध, ये सारी विशेषताएं भी थी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। उड़ के घोषणा पत्र के 4 दोष लिखिए। तो दोस्तों, यहाँ पर उड़ के घोषणा पत्र के दोष के विषय में हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं उड़ के घोषणा पत्र के क्या दोष थे। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला है कि शिक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार को सौंपकर शिक्षा को पूर्णतः राज्य के अधीन करके उस पर नौकरशाही का आधिपत्य स्थापित कर दिया गया। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका पहला दोष क्या था कि जो शिक्षा की जिम्मेदारी थी वो पूरी तरह से सरकार पर थी, और जिसके माध्यम से राज्य के अधीन ये शिक्षा व्यवस्था जो थी राज्य के अधीन करके उन पर नौकरशाही का आधिपत्य स्थापित कर दिया गया। एक तरह से वहाँ पर शिक्षा जो थी वो कहीं ना कहीं स्वच्छंद नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वहाँ पे शिक्षा के ऊपर कहीं ना कहीं जो शिक्षा व्यवस्था थी उस पर कहीं ना कहीं प्रेशर था। अब यहाँ पर हम देखें नंबर 2 पर, भारतीयों को इस उद्देश्य से शिक्षा देने का सुझाव दिया गया जिससे कि ब्रिटिश शासन को मजबूती प्रदान करे एवं सरकार को सहयोग दे। ये एक दोष था कि जिसमें ये सुझाव दिया गया कि जो भी शिक्षा वो ब्रिटिश शासन के लिए मजबूती प्रदान करे। एक तरह से वहाँ पे ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश शासन कर रहे थे, जो अंग्रेज शासन कर रहे थे, उन्हें सहयोग प्रदान करे एक तरह से, क्योंकि उस समय तो सरकार जो थी वो अंग्रेज ही थी। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें अंग्रेजों को सहायता मिले, तो इसकी वजह से ये इसमें कहीं ना कहीं ये सारे दोष थे। और नंबर 3 पर हम देखें तो भारतीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में आंशिक रूप से स्वीकार तो किया गया, लेकिन अंग्रेजी फिर भी शिक्षा का माध्यम बनी रही, देसी भाषाएं विलुप्त हो गई। तो दोस्तों, ये इसका एक दोष था कि यहाँ पर जो माध्यम था वो अंग्रेजी था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सरकार थी उसको मजबूती प्रदान हो रही थी। इसके पहले ही पॉइंट में हम लोग देखे हैं। और अगर हम बात करें तो केवल आंशिक रूप से ही ये स्वीकार किया गया था कि अन्य भाषाएं होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अंग्रेजी भाषाएं ही माध्यम बनी रही, जिसके कारण जो देसी भाषाएं थी वो विलुप्त हो रही थी। क्लियर। अब हम चले नंबर 4 पर, भारतीयों को व्यावसायिक शिक्षा देने का मुख्य उद्देश्य भारतीयों को सरकार का स्वामिभक्त सेवक बनाना था। इससे भारतीयों को विशेष लाभ ना पहुंच सका। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम बनाने से ये चीजें, जो भी लोग पढ़ाई कर रहे थे वो कहीं ना कहीं अंग्रेजी पढ़ने की वजह से उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाती है, और वो एक तरह से सरकारी नौकरी करके अंग्रेजों के ही नौकर बन के रह जा रहे थे। कहीं ना कहीं वो जो देश में जो क्रांति आनी थी वो क्रांति नहीं आ पा रही थी। और एक तरह से हम कहें तो इसमें भारतीयों को विशेष लाभ नहीं पहुंच रहा था। जहां यहाँ पर लाभ केवल हो रहा था तो अंग्रेजों को हो रहा था, क्योंकि उन्हें उनकी लैंग्वेज में कार्य करने वाले कर्मचारी मिल रहे थे। क्लियर। तो दोस्तों, ये सारे उसके दोस्त हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
दोस्तों जहां भी आपको कुछ भी दिक्कत होगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, मैकाले के भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है, लिखिए। तो दोस्तों इसके पहले भी हम लोग मैकाले के विषय में पढ़ चुके हैं, जब उसने 1813 से लेकर के 1833 तक जो भी प्राच्य पाश्चात्य विवाद था उसका अंत किया था। तो उसके बाद उसने अंग्रेजी शिक्षा को ही माध्यम के रूप में लाने के लिए सरकार से जो भी सुझाव पेश किए थे वो सुझाव उसके मान लिए जाते हैं। तो एक तरह से जो अंग्रेजी शिक्षा का अग्रदूत इसे क्यों माना जाता है, तो उसी पॉइंट से रिलेटेड ही हमें ये सारी चीज़ें देखनी है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है क्योंकि पहला देखिए मैकाले पहला अंग्रेज विद्वान था जिसने प्राच्य पाश्चात्य विवाद खत्म किया था। तो दोस्तों यहाँ पे वही बातें हैं जो हमने इसके पहले देखी थी कि 20 साल से चले आ रहे जो विवाद था प्राच्य और पाश्चात्य विवाद, उसका समाधान इसने किया था। और नंबर 2 पर हम देखें तो मैकाले के विवरण पत्र में भारत हेतु प्राच्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के द्वार खोल दिए गए थे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जब पाश्चात्य साहित्य को अपनाया गया, कहीं ना कहीं पाश्चात्य लैंग्वेज को अपनाया गया, अंग्रेजी माध्यम हो गया था, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ज्ञान विज्ञान के द्वार भी भारत के लिए खुल गए थे। अलग अलग यहाँ पर अलग अलग विषय जो कि विदेशों में पढ़ाए जाते थे वो अब भारत में पढ़ाए जाने लगे थे। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखें नंबर 3 पर है अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय जनता में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना उत्पन्न करके उनमें राजनीतिक जागृति पैदा की। यदि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव ना हुआ होता तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम भी कभी नहीं छिड़ता। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे देश में जहाँ पे धार्मिक ग्रंथ, पुराण और वेद, साहित्य, इन सब चीज़ों की लोग शिक्षा लेते थे, आज वहाँ पर वैज्ञानिक तरीके से एक तरह से विज्ञान की शिक्षा, भूगोल, इतिहास और अंग्रेजी की शिक्षा ले रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो जो सोच थी वो सोच डेवलप हो रही थी कि वो अपने आप को स्वतंत्र रहने की कोशिश करने लगे थे। यही रीजन था कि अब वो धीरे धीरे राजनैतिक दांव पेच को भी जानने लगे थे और एक तरह से जो अंग्रेज थे अंग्रेज की भाषा को समझकर अंग्रेज की भाषा में ही उनके प्रश्नों के उत्तर देने लगे थे। एक तरह से उनकी जो भी राजनीति थी, जो भी कूटनीति थी, उसी कूटनीति के आधार पर ही अब भारतीय भी उत्तर देना सीख चुके थे। अब वो खुद को स्वतंत्र करने के लिए एकजुट होने लगे थे इस अंग्रेजी शिक्षा के प्रादुर्भाव की वजह से। क्लियर। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर है 34। दोस्तों इसके पहले भी हम लोगों ने मिशनरी स्कूल की विशेषताएं लिखी, ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं। तो अगर आप एक बार पढ़ ही लेते हैं, वैसे ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं कि मिशनरी स्कूल की क्या विशेषताएं थी। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 है मिशनरी स्कूलों की विशेषताएं लिखिए। ये BTC 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मिशनरी स्कूलों में प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं थी। तो दोस्तों एक बार हम आपको ये बता देते हैं कि जो ये मिशनरी स्कूल थे ये मेनली क्रिश्चियन, ईसाई धर्म से संबंधित थे। ये जो मिशनरी स्कूल थे इनका मेन पर्पज भारत में इस स्कूल के माध्यम से, यानी कि मिशनरी स्कूल के माध्यम से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था। इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे तो अब हम देखें यहाँ पे मिशनरी स्कूल में प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं थी। नंबर 2 पर हम देखें मिशनरी स्कूलों को ही कक्षा शिक्षण प्रणाली शुरू करने का श्रेय जाता है। नंबर 3 पर हम देखें तो मिशनरी स्कूलों में आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या क्या विशेषताएं दिख रही हैं आपको। शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं थी, ये आपकी पहली विशेषता हो गई। कक्षा शिक्षण प्रणाली की शुरुआत हुई, आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया गया। क्लियर। ये मेन पॉइंट है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर इतिहास, भूगोल, इन सब सब्जेक्ट की शिक्षा दी जाने लगी जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी लागू है। तो ये सब इसकी विशेषताएं थी। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 पे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 31 मार्च 2009 में कुल कितना व्यय हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे 31 मार्च 2009 यानी कि सर्व शिक्षा अभियान 2009 में शुरू किया गया था। तो इससे
अभियान में कुल कितना व्यय हुआ। तो उत्तर देख लेते हैं। देश में शिक्षा का विस्तार करने के उद्देश्य से सभी को शिक्षा सुलभ कराने हेतु बुनियादी शिक्षा के दायरे में सभी को लाने हेतु प्रदेश में 2001-2002 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के अंतर्गत 31 मार्च 2009 तक प्रदेश में कुल 13,328.19 करोड़ रुपया व्यय हुआ था। क्लियर। तो ये सारे आपको बस यहाँ ये डाटा याद कर लेना है और ये अधिनियम के अंतर्गत 31 मार्च 2009 तक प्रदेश में कुल व्यय याद कर लेना है आपको। बस यही मेन पॉइंट है। 2001 से 2002 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी, ये याद कर लेना है आपको। बस ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता। तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 31 मार्च 2009 में कुल कितना व्यय हुआ था, बस यही पूछा गया है यहाँ पे, बस यही पूछा गया है। लेकिन आपको ये भी बताना है कि देश में शिक्षा विस्तार करने के उद्देश्य से सभी को शिक्षा सुलभ कराने हेतु तो बुनियादी शिक्षा के दायरे में, जो भी लोग बुनियादी शिक्षा के दायरे में थे, लाने के लिए, सभी को लाने के लिए कह सकते हैं। क्योंकि बुनियादी शिक्षा का मतलब क्या है कि हर कोई शिक्षित हो, जितने भी लोग हैं वो सब शिक्षित हों। तो वो सन 2001 से 2002 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी। और इसमें यहाँ हम देखेंगे इस अधिनियम के अंतर्गत 31 मार्च 2009 तक प्रदेश में कुल व्यय इतना हुआ था। क्लियर। 13,328.19 करोड़ रुपए व्यय हुआ था। क्लियर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।